डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज मुलाकात करेंगे हम एक ऐसे शख्स से जो कुर्ला से दूसरी बार विधायक बना है, शिवसेना के विधायक मंगेश कुडालकर जी से। मंगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मंगेश जी, कुर्ला सबब का इलाका, उपनगरीय इलाका, और ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा सा बाकी जगहों के मुकाबले, शहर के मुकाबले, और वहाँ का प्रतिनिधित्व करना, दूसरी बार करना, जनता का प्रेम पाना, तो कैसा महसूस करते हैं दूसरी बार जीतकर? क्योंकि सवाल बहुत पुराना है, लेकिन नए अंदाज में कुछ आप बताइए। ज़रूर। पहले तो मैं सबसे पहले ध्रुवराज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज एक उनके प्लेटफॉर्म में आने का मुझे एक मौका दिया, और आपके कुछ प्रश्न और मेरे उत्तर, मेरे जवाब आते रहेंगे। आपने जो सवाल पूछा वो सही है। कुर्ला एक उपनगरीय शहर है, और इस शहर में आप देख रहे हैं कि कुर्ला ईस्ट वेस्ट, मेरा जो विधानसभा का एरिया है वो चेंबूर से लेके ठकुरप्पा, पेस्तम सागर, तिलक, उधर चुनाभट्टी फाटक, और यहाँ ही कुर्ला वेस्ट में ऐसा तकरीबन 8 महापालिका के वार्ड्स इस क्षेत्र में आते हैं। और पहले से ही यह दुर्लक्षित ऐसा कुर्ला विभाग रह चुका है। लेकिन जब से मैं 2014 से मैं जब इस चुनाव क्षेत्र में आपके सबके सहयोग से और जनता के सहयोग से जब मैं चुन के आया, तब सबसे पहले मैंने कुर्ला के जो प्रश्न हैं जो अभी तक छूटे नहीं है, जो अनुत्तरित है, उसे छुड़ाने की मैंने कोशिश की। और आज मैं गौरव महसूस करता हूँ कि मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर महाराष्ट्र शासन द्वारा मैं अच्छी तरह से लेके भी वो प्रश्न में छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और छुड़ भी गए कुछ प्रश्न। जैसे आपके कुर्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए आपके 2 नगर सेवक हैं, आपके 2 ही हैं, एनसीपी के 2 हैं, कांग्रेस का है, ऐसे सब मिक्स है, तो कितनी अड़चन आती है विकास कार्य करने में? या उन नगर सेवकों के साथ में भी आपका तारतम्य बना रहता है और आप उसको विकास की गाड़ी को रुकने नहीं देते हैं? ऐसा कुछ आपको कुछ अड़चन आती है या सबका सहयोगात्मक रवैया होता है? ऐसे तो अड़चन कुछ आती नहीं है। विशेष रूप से महापालिका प्रशासन, जैसे मेरे क्षेत्र में 2 वार्ड आते हैं, जैसे एल वार्ड कुर्ला वेस्ट में और एम वेस्ट चेंबूर में जिसका कार्यालय है, ये 2 वार्ड मेरे पास आते हैं। और दोनों के भी असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है वो दोनों भी बहुत अच्छी तरह से, उनके सभी अधिकारी बहुत अच्छी तरह से सहयोग करते हैं, और नगर सेवक भी अपने अपने तरह से उनका काम कर रहे विभाग में, किसी भी पक्ष को होने दो, लेकिन कुर्ला का विकास होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग ने अगर कुछ मुद्दे रखे, कुछ विकास के मुद्दे रखे कुर्ला के लिए, तो मैं ज़रूर उनको मदद करता हूँ, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करता हूँ। ये एक अच्छी बात आपने कही कि सभी का सहयोग और वो अपने तरीके से करते हैं। राजनीतिक आपके गतिरोध एक तरफ, लेकिन विकास की बात, कुर्ला के विकास की बात पर सब लोग एक होते हैं। आपने कुछ कलेक्टर लाइन वगैरह का एक मुद्दा उठाया था जिस पर स्टे वगैरह मिला था, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। वो मामला क्या था और आज उसकी क्या स्थिति है? पिछले कई सालों से कलेक्टर लैंड जो महाराष्ट्र में करीबन 40,000 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और मुंबई में 3,000 सोसाइटीज़ हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 40-50 साल पहले इस हाउसिंग सोसाइटीज़ को ज़मीन दी थी, वो रेंट बेसिस पे या कब्जा पे। लेकिन वो क्लास 2 में थी। क्लास 2 में होने की वजह से उसका जो प्रोपराइटर था वो कलेक्टर ही था, और इसकी वजह से बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। रीडेवलपमेंट का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अभी 40-50 साल वो बिल्डिंग को हो गए, तो अभी उसका पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए क्लास 2 से क्लास 1 में लाना बहुत ज़रूरी था। क्लास 1 में मतलब उस सोसाइटी की मालिक की ज़मीन हो गई, ऐसी प्लॉट हो गया। इस तरह का हम लोग ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास मांग रखी थी, और पिछले 5 साल और अभी का 1 साल, ऐसे 6 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि किसी भी हालत में ये फ्री होल्ड का प्रस्ताव मंजूर होके उसका जिया निकले। और इसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिश की, अधिवेशन में मुद्दे रखे, तभी के मुख्यमंत्री उनके पास भी बहुत सारे मुद्दे रखे, और ये नहीं हुआ तो फिर वापस हमने रास्ते पे भी आंदोलन किया, और सक्सेस भी हो गए हम लोग उसमें। और उसकी सब ये मेरी कोशिशों के
आधार पर फिर फ्री होल्ड का प्रस्ताव 2018 में आ गया और फ्री होल्ड होने के बाद भी 3 बरस के लिए स्कीम जारी हो गई। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ उनकी अड़चने की वजह से उन्होंने वापस इसके ऊपर स्टे लाया था और तभी वापस एक बार फ्री होल्ड का काम रुक गया था। तो उसके बारे में तुरंत मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब के पास से पत्र दिया और उन्होंने उस पत्र को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी में मीटिंग एक लगाई, जो उसमें सभी मुख्य सचिव हाउसिंग के यूडी के सभी अधिकारी मौजूद थे और तभी उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी हालत में यह स्टे उठाना बहुत ज़रूरी है और लोगों को रीडेवलपमेंट में कुछ अड़चनें होनी नहीं चाहिए, इसके लिए अधिकारियों ने वो रास्ता साफ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए स्टे हटा गया। तो अब स्टे हट गया है। देखिए आपका विभाग ऐसा है कि उसमें बिल्डिंगें भी हैं, स्लम्स भी हैं, रीडेवलपमेंट के भी मामले हैं, तो एक पूरा बृहद विकास हो सकता है कुर्ला का। तो इसमें सरकार आपकी है, तो वो उसको कब तक हम उम्मीद करें कि कुर्ला का थोड़ा बदला स्वरूप हम लोगों को नज़र आएगा? नहीं, इसके लिए मैं वही कोशिश कर रही। तो कलेक्टर लैंड का मुद्दा हो गया, लेकिन म्हाडा की भी मैं बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रस्ताव भी मैंने मंजूर करके लिए हुए पिछले सरकार से भी और इस साल सरकार से भी मैं कर रहा हूँ। और ज़रूर अभी तो म्हाडा के तो अभी 1-2 मुद्दे रह गए, तो मेरे ख्याल से ये महीने में भी वो 1-2 मुद्दे क्लियर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से म्हाडा का पुनर्विकास रीडेवलपमेंट की योजना जो है वो अच्छी तरह से अमल में आ जाएगी और मेरे ख्याल से जो कुर्ला का विभाग का विकास का जो मुद्दा है वो रीडेवलपमेंट के तहत बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और इसके लिए मैं कुर्ला स्टेशन से लेके मतलब ईस्ट में वेस्ट में अच्छी तरह से स्टेशन भी अच्छी तरह से अपना कुर्ला स्टेशन हो, इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। ये पिछले हफ्ते मैंने और हमेशा मेरा फॉलोअप रहता है, हर महीने में मैं SRA का भी SRA के जो CEO रहते हैं उनके अधिकारी उनकी भी मीटिंग लगाता हूँ और जैसे SRA के जो प्रोजेक्ट्स है उसको भी अच्छी तरह से उनको कुछ मदद रहेगा, उनका विकास के जो प्रश्न रहेंगे, उनकी कुछ अड़चने रहेंगी, इसके लिए मीटिंग तो बुलाता ही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में SRA के जो प्रोजेक्ट है रोड में, तो उनका सेटबैक भी BMC को मिले और जल्द से जल्द हमारा कुर्ला ईस्ट वेस्ट जो SG रोड है मेन रोड, ये अच्छी तरह से उसका विकास हो और कुर्ला स्टेशन में अच्छी तरह से विकास हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। जल्द ही मेरे ख्याल से मेरे इस प्रयत्न को अच्छी तरह से रंग आ जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। मतलब वो सौंदर्यीकरण वगैरह भी आप सोचा है आपने? बहुत अच्छी तरह से करना ये मेरा टारगेट है। SRA को लेकर एक लोगों की धारणा है कि SRA के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन आती है, एक बार अटकता है प्रोजेक्ट तो वो अटका रह जाता है, लोग उस मकान आवंटित हो जाते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाते हैं, और आप कह रहे हैं कि उसको अच्छा फॉलोअप कर रहे हैं। तो SRA वाली इन योजनाओं में आपको कहीं अड़चन आ रही है, उसको दूर करने का आप प्रयास कर रहे होंगे। तो अब तो सरकार है, समय भी है आपके पास, तो आपको ऐसी कोई अड़चन आई है अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन कुछ मतलब विकासक है, डेवलपर्स है और कुछ विकासक तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ विकासक अभी तक जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिए हुए हैं वो अभी तक पूरे नहीं कर रहे। वो ये एक अड़चन आती है, एक आती है। मैंने CEO के पास भी मीटिंग बुलाई है, जो डेवलपर्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे तो उनकी जगह वो कमेटी जो SRA की कमेटी है सोसाइटीज़ की, उनको अधिकार दे और उनके बिल्डर चेंज करके उनको नए डेवलपर्स या उसी डेवलपर्स को अच्छी तरह से कैसे काम कर सके, इसीलिए उसको हम लोग प्रेशर करके अच्छी तरह से काम भी हम करके लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों पे हम देखते हैं कि जिस तरह के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट्स हैं वो कभी फंस जाते हैं तो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, न जाने क्यों, जबकि जनता फंस जाती है। वो एग्रीमेंट कर चुकी होती है, उनके घरों में वो या तो उन्हें शिफ्ट किया जा रहा होता है, उनके मकान उनको नहीं मिलते हैं, वो उसी में रह जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आप कर रहे हैं। आप सरकार के OBC उसके अध्यक्ष भी हैं, सरकार की कमेटी के, तो उसमें कैसे क्या योजनाएं हैं आपकी और क्या करना चाह रहे हैं? महाराष्ट्र शासन की जो OBC कमेटी है उसका मैं समिति प्रमुख हूँ और यह समिति प्रमुख मुझे इसीलिए दिया गया है कि महाराष्ट्र में जो OBC समाज है, SC समाज है, उनको न्याय दिलाना, जो सरकारी या नियम सरकारी प्राइवेट सेक्टर इसमें जो भर्ती होती है उसमें जो OBC की जो टक्केवारी रहती है, SC की टक्केवारी रहती है, उनको न्याय दिलाना, वो जो भी सर्विस उनकी रहेगी उनके लिए जो भी उनको दिक्कतें आएगी वो दिक्कतें कि उनको, और उसके साथ भी पदोन्नति मतलब प्रमोशंस, इसके बारे में भी अगर कुछ प्रस्ताव रखड़े हुए रहेंगे तो उसको पूरा करना, यह मेरी उसमें प्राधान्यता रहेगी।
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जहन में हो कि भाई कार्यकाल में, अपने इस कार्यकाल में करना है और कुछ योजनाएं अगले कार्यकाल में भी पूरी करूंगा, कुछ योजनाएं आपकी अधूरी रह गई हैं, आपने सोची रही हो नहीं पा रही हो और उसको करना आपके प्राथमिकता है, तो ऐसी कुछ है आपके दिमाग में? जरूर, जैसे मैंने ये पिछले 5 साल में बहुत सारी योजनाएं को मूर्त स्वरूप में लाया हुआ है, और कुछ योजना मेरी जो आधे में रह गई है पिछले 5 साल में, वो मैं इस 5 साल में पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़रूर इस 5 साल में अभी तक तो 3.5 साल बाकी है, लेकिन 3.5 साल में भी बहुत सारी अच्छी तरह से योजना और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जितना हो सके इतने अच्छी तरह से सभी वर्ग के लोगों को दिलासा देना, उनके विकास के लिए प्रयत्न करना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगी काम। आपने पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल के कीमतों के खिलाफ, बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा आपको। वो पुराने सहयोगी सरकार में है केंद्र में, और आज ये दिन आ गए हैं कि सड़कों पर सही में उतरना पड़ रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा अटपटा लगता होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा है, हमारे साहब मतलब बाला साहब जी, इन्होंने हमें एक ही कहा है कि अन्याय के विरोध में रास्ते पे अगर उतरना चाहिए जी, तो उसके लिए उतरना चाहिए, लोगों के लिए उतरना चाहिए। तो वो सरकार अगर हमारा हो तो भी चलेगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम रास्ते पे उतरेंगे। शिवसेना की भूमिका पहले से है। मंगेश जी, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, थोड़ा सा उनको लगता है आगे पीछे होते हैं। इतनी महंगाई, इतने सब कुछ होने के बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी रिजर्व रहना चाहते हैं, तो क्यों ऐसा है? क्यों नहीं सब लोग विरोध उस तरह का कर पा रहे हैं? ये होना चाहिए। आम जो आदमी है उन्होंने भी रास्ते पे उतरना चाहिए। और नहीं, मेरे ख्याल से तो मैंने जब अभी पिछले हफ्ते यह हमारे शिवसेना के आदेशानुसार हम लोगों ने सभी महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल गैस के दरबार के खिलाफ, दाम के खिलाफ जो दाम बढ़ गए थे उसके खिलाफ हम लोग जो आंदोलन किए, उसमें बहुत सारे सामान्य नागरिक, आम आदमी ने हिस्सा लिया। और उनके मन में भी आक्रोश है कि किसी भी हालत में यह जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा पिछले साल 2020 यह सब कोविड में गया, सब हम कोविड के इस वातावरण में थे, और अभी भी वो हालत अभी तक सुधरे नहीं है। तो हमारी फाइनेंस पोजीशन या जो भी है थोड़ा बिगड़ा हुआ है सब, तो उसको सुधारते सुधारते हम जा रहे हैं। तो इसी में सब महंगाई और पेट्रोल डीजल, ये तो बहुत ही, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ गए तो सभी चीज़ों के दाम, सारी चीज़ों पर, जरूरी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। वेजिटेबल्स जो भी खाने का वापस जीवनाशक जो चीज़ें हैं वो सभी बढ़ती जा रही है जी, और इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी कुर्ला वासियों को, मुंबई वासियों को आपका कुछ अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके कुर्ला वासियों को? क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात में कहा कि ये एक तरह से पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। लोग ही भी कुर्ला जाना है, तैयारी, अगर कुर्ला जाना भी है तो उनको लगता है अरे कुर्ला जाना है, तो एक उसे गति देने के लिए जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, ज़रूर, मैं खुद कुर्ला का लोक प्रतिनिधि होने के वजह से मैं इतना ही कहूँगा सभी कुर्ला वासियों को, हमारे चेंबूर वासियों को, कि इसमें मेरा चुनावट्टी भाग भी आता है। तो चुनावट्टी जी, तो इस तीनों मेरे विभाग के रहवासियों को मैं इतना ही कहूँगा कि हम जो विकास का काम कर रहे हैं उस विकास को हम अपना सहयोग दें, और जो प्रश्न आप लेके आ रहे हैं मेरे पास, उसको मैं सुलझाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। सरकार भी हमारी है, और माननीय मुख्यमंत्री तो मुंबई के हर एक प्रश्न के लेके, हर एक विकास के लिए बहुत कटिबद्ध है, और हमें खुद आके बुलाते हैं और खुद हमारे से प्रश्न छुड़ाने के लिए वो खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री होना बहुत ही, मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं है, और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हैं, यह हमारा बहुत ही भाग्य है। और इसीलिए हम ऐसे मुख्यमंत्री के तहत एक नेतृत्व में इस कुर्ला के विभाग के लिए भी अच्छी तरह से काम करके, जो सिर्फ विकास का ही नहीं तो एक हर एक समाज के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक जाति के लिए हम अच्छी तरह से काम कर सके। तो हम जो ऐसे कुर्ला के ऊपर जो दाग हुआ है कि कुर्ला आ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा लगना चाहिए अरे कुर्ला में रहते हैं। तो ऐसा एरिया हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़रूर आप सभी का सहयोग इसमें लगेगा, इतना ही मैं इस समय कह सकता हूँ। बहुत आपकी बातें, आपकी भावनाएं कुर्ला के प्रति जो हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुर्ला का विकास होगा। और कुर्ला, जैसा आपने कहा कि अरे आप कुर्ला में रहते हैं, और बाद में लोग कहें अच्छा आप कुर्ला में रहते हैं, तो ये परिवर्तन लाने की अगर आपकी योजना है तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि कुर्ला का विकास हो।
आपके नेतृत्व में हो। आप चाहें अपने लोगों को साथ जुड़ें और DRV न्यूज़ हमेशा आपके साथ रहेगा। आप आए, आपने अपनी बातें रखी, लगातार हम फिर आपसे और भी मुद्दों पर बात करते रहेंगे और आपको बीच बीच में आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ समय बांटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मंगेश कुडालकर जी, जिन्होंने एक बेहतर कुर्ला का सपना देखा है। उम्मीद करते हैं कुर्ला वासी उनके इस सपने में शामिल होंगे और कुर्ला के विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा, मंगेश जी आपके साथ हैं और जाहिर सी बात है कि DRV न्यूज़ भी आपके साथ रहेगा। हम चाहते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, मंगेश कुडालकर जी तक अगर कोई संदेश आप पहुंचाना चाहें तो DRV न्यूज़ के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। आप हमारे इसके लिए आपको करना होगा, आप DRV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें ताकि हम उन आपके कमेंट्स को, आपके राय को, आपके मशवरे को हम ज़रूर कुडालकर साहब तक पहुंचा सकें और एक बेहतर कुर्ला का निर्माण सकें। फिलहाल इतना ही। इसके बाद भी खबरों का, कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।